मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार बन गई है। 288 वाली विधानसभा सीटों में बीजेपी को 132 सीटें मिली। प्रचंड जीत बीजेपी को वहां पर मिली है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसको 55 सीटें और एनसीपी अजित पवार की जो पार्टी है उसको 41 सीटों पर जीत मिली है और महाविकास आघाड़ी को मात्र 47 सीटों पर जीत महाराष्ट्र में मिली है। तो मायावती की सरकार बन गई है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है और लड़ाई जो जिसकी है इस वक्त कि मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का। आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 132 सीटें बीजेपी को मिली है। अब वो इतना दम रखती है कि वो निर्दलीय जो जीते प्रत्याशी है उनको मिलाकर भी वो वहां पर सरकार बनाने का दम रखती है। जी हां, अब जो प्रेशर पॉलिटिक्स है एकनाथ शिंदे की, अजित पवार की, वो वहां पर नहीं चल पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की लड़ाई है। मुख्यमंत्री कौन होगा? एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है। उस पोस्टर में एकनाथ शिंदे को बीच में उनकी बड़ी तस्वीर लगाई गई है और अगल बगल जो है अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को जो तस्वीर है बहुत छोटी लगाई गई है। तो इस तस्वीर से, इस पोस्टर से यह मालूम पड़ रहा है कि जो एकनाथ शिंदे गुट है वो चाह रहा है कि एकनाथ शिंदे ही फिर से जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे से एक सवाल भी किया गया था कि मुख्यमंत्री को लेकर कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह कहा गया था कि जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी तो उसके बाद ही तीनों जो दल के नेता है वो आपस में बैठकर तय करेंगे। वहीं अजित पवार की अमित शाह के साथ 25 मिनट तक बातचीत हुई थी फोन पर। उसके बाद उनकी पत्नी ने यह कहा कि जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है वही मैं भी चाहती हूं कि अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस की बात करें अगर, तो देवेंद्र फडणवीस तो खुलकर नहीं बात कर पा रहे, लेकिन मन ही मन जो है वो चाह रहे कि वो वहां के इस बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जो है ओबीसी चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है। वो चेहरा कौन होगा? कई नाम सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने हमेशा चौंकाया है, कई राज्यों की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हमेशा चौंकाया है। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी या जो मायावती है वो चौंका सकती है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शोभित जी हैं। शोभित जी, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, दावे सबके हैं और सभी चाह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आपने जो पोस्टर अभी देखा कि उसमें एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर बड़ी सी लगाई गई है। तो इससे ये तो मालूम पड़ रहा है कि वो गुट चाह रहा है कि फिर से जो है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल अब्दुल, देखो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी बातचीत में कि बीजेपी हमेशा से चौंकाती है जी। चौंकाना जो है लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि रणनीति की अगर बात करते हैं तो रणनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी महकमा या कह सकते हैं कि आरएसएस का जब सपोर्ट मिलता है तो रणनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। आरएसएस की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि चुनाव जिस दिन हो रहे थे उस दिन देवेंद्र फडणवीस जो है मुलाकात करते हैं मोहन भागवत से। मतलब कि एक तरफ तो वो एश्योर है, बीजेपी महकमा एश्योर है कि अगर अमित शाह की बयान को देखते हैं, मुलाकात को देखते हैं, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करते हैं उनके भी जो बयान निकल कर आए उनको देखते हैं, तो बीजेपी की तरफ से जो मनसा साफ है कि अगर वो पूछा जाए या कह दिया जाए या अजीत पवार शिंदे जो है दोनों शांत हो जाए तो निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये डैम श्योर है। राज ठाकरे ने भी इसका जिक्र किया था एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। वापस से आ जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है क्योंकि समय बहुत कम है। अगर सरकार बनाने की बात करते हैं तो 25 तारीख तक जो है फाइनल होना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किस तरीके से बनेगी, किसको क्या अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो समय बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अजीत पवार भी जो है वो मजे हुए नेता हैं और एकनाथ शिंदे जो अब तक चुप थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था बातचीत में कि एकनाथ शिंदे जो है मौके को भाप रहे हैं और मौका अब उनके पक्ष में है। जैसे कि 55 से 57 सीट के बीच में जो है उनको मिली है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो ये आंकड़ा भी बहुत अच्छा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अब वो खुलकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप विज्ञापन का जिक्र कर रहे हैं पोस्टर में, जो एक उन्हीं के दल के एक नेता है उनकी तरफ से महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हुआ वो पोस्टर जो है जारी किया गया है और उसमें वो तस्वीर बड़ा सुर्खियां बटोर रही है जिसमें एकनाथ शिंदे की भारी भरकम फोटो जो है बीच में लगी हुई है
और देवेंद्र फडणवीस जो है वो छोटे साइज में बगल में है, और उतने ही छोटे साइज में अजीत पवार जो है जगह बनाकर झांकते हुए नजर आ रहे हैं उस विज्ञापन से कि मेरा चेहरा भी थोड़ा बहुत दिख जाए। तो ये इस तरह की राजनीति जो है महाराष्ट्र में आज नहीं है, इससे पहले अजीत पवार खुलकर जो है बातचीत कर चुके हैं। उनके समर्थन में पोस्टर नजर आए थे, बारामती में पोस्टर देखने को मिले थे। उसके बाद से बुगाट हो गई थी, अजीत पवार भी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहा है। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अगर अब हम चुप रहे तो कह सकते हैं मुंह की खा सकते हैं, क्योंकि 132 का आंकड़ा बीजेपी के पास में है। ये जो है बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है और ये जादुई नंबर है बीजेपी के लिहाज से। और बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी कहीं ना कहीं जो पिछड़ी है उसमें उसको तो नुकसान हुआ ही है, महाविकास अघाड़ी को, लेकिन नुकसान अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी हुआ है। क्योंकि अमित शाह ने रैली में जिक्र किया था कि 2029 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले अन्य राज्यों की आप बात कर ली, जहां जहां पर बीजेपी ने सहयोगियों को साथ लिया वहां पर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया और इसके बाद धीरे धीरे उन सहयोगियों से किनारा करती गई। और अब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी एक तरफा सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कह सकते हैं, सबसे बड़ा फेरबदल जो है महाराष्ट्र में 2022 में देखने को मिला, जब सत्ता में बड़ी टूट होती है। एकनाथ शिंदे मतलब शिवसेना जो है महाराष्ट्र में, शिवसेना का एक छत्र राज कह सकते हैं होता था उस टाइम पर। बाला साहब की राजनीति जिस तरीके से देखने को मिली, जनता का एक विशेष लगाव शिवसेना के साथ में, और उस लगाव के माध्यम से शिवसेना हमेशा एक मजबूत दल की भूमिका जो है निभाती आई है महाराष्ट्र में। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी की तरफ से टूट की राजनीति की गई, शिंदे गुट को जो है अलग कर लिया गया। और नतीजा आज आप देख लीजिए कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जबकि बाला साहब के बड़े बेटे हैं, और शिंदे जो है एक कार्यकर्ता के रूप में शिवसेना में दाखिल होते हैं और आज मुख्यमंत्री पद पर हैं वो। तो ये बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिलता है। और सीधा फायदा, वापस से मुद्दे पर आना चाहूंगा कि सीधा फायदा जो है महाराष्ट्र में वो बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी है, चुनौती ये कि अगर वो अब खुलकर बगावत कर लेते हैं या बीजेपी अपने धड़े को अलग कर लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पर पेच फंस रहा है, मुख्यमंत्री पर अजीत पवार भी दबाव बना रहे हैं, और फडणवीस की माताजी का भी जो बयान आया था वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि मेरा बेटा जो है वो दिल्ली नहीं जाएगा, वो मुख्यमंत्री पद पर जा सकता है या उसकी इच्छा है। ये उनकी माता कहती है। मुझे तो नहीं लगता कि शायद दबाव का कोई असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में कहा कि जो है बीजेपी इतना दम रखती है कि अगर ये लोग किनारा करते भी हैं तो देखिए 148, मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूं तो शायद 145 या 48 चाहिए बहुमत के लिए। तो निर्दल प्रत्याशी जो निर्दल जीते हैं उनको मिलाकर सरकार बनाने का दम बीजेपी रख रही है, अगर ये लोग किनारे होते हैं तो। बिल्कुल इससे गुरेज नहीं कर सकते हैं। देखिए 145 का आंकड़ा होता है 288 में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी के पास 132 है और करीब 13 से 14 जो है वो निर्दलीय है। अगर उनका समर्थन मिल जाता है तो बीजेपी निश्चित तौर पर सरकार बना लेती है। तो एक धड़ा जो है बीजेपी का जरूर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा होगा कि अगर कहीं कहीं पेच फंसता है, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे जो है वो रुख नहीं मिलाते हैं या वो अड़े रहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही होंगे, तो बीजेपी इस बारे में सोच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि एकनाथ शिंदे का भी मैं एक खबर आई थी उनसे जुड़ी हुई कि वो अब अपने जीते हुए विधायकों को होटल में शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब विधायकों की बाड़ेबंदी होती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत में। जैसा कि एमवीए ने शुरुआती दौर में कहा था, जब नतीजे आए थे उससे पहले जब संजय राउत ने मीटिंग की थी, होटल में वो मीटिंग हुई थी, वहां पर भी बाड़ेबंदी करते हुए नजर आई थी, डिजिटल हस्ताक्षर तक लिए गए थे। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जो है वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी उन्हीं के खेमे से ही सेंध लगा दे, मतलब उन्हीं के विधायकों को ही लालच दे दे और उनके विधायक जो है टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाए। और देखिए एकनाथ शिंदे की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तब बनाया था जब उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, तब बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री बनाने एक मजबूरी थी। अब कोई मजबूरी यहाँ पर नहीं दिख रही है कि कोई मजबूरी हो उसके सामने कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, हम सत्ता में नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को फिर से बना सकती है वहां पे। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो तस्वीर अलग थी। जब टूट हुआ था तो बीजेपी के पास में, क्योंकि जब टूट हुआ तो लोगों का गुस्सा भी नजर में आया कि देखिए आपने बगावत करा दी, एक बड़े दल को आपने तोड़ दिया, इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते हुए आए। बीजेपी ने दिखाया कि देखिए मेरी मनसा जो है ठीक है, मेरे मन में लालच नहीं है, सीटें भले ही एकनाथ शिंदे के पास में विधायकों की संख्या जरूर कम हो, सीटें अगर कंपेयर करें जो पिछली मैं विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसमें बीजेपी जब टूट के बाद शिंदे गुट उनसे जुड़ते हैं तो बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी ने दरिया दिल दिखाया और उसको कैसे कर रहा बीजेपी ने
कि हम देखिए हमारे पास सीटों का बहुमत तो ज्यादा है, लेकिन हम आपकी भावनाओं को कद्र करते हैं और एक नाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री पद सौंपते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी थी, बिल्कुल, क्योंकि अगर उस टाइम पे बीजेपी अपने आप को आगे करती तो फिर नतीजे ये नहीं होते जो 132 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। तो ये हुआ, एक नाथ शिंदे को भी बीजेपी ने भरोसे में लिया कि देखिए आपकी सीटें भले ही कम है और आप एक दल को छोड़कर हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसका फायदा हम जरूर आपको देंगे, इसलिए हम आपको सीएम पद सौंपते हैं। उस वक्त भी बगावत देखने को मिली थी, देवेंद्र फडणवीस का रुख आप याद करिए कि वो किस तरीके से बौखलाए घूम रहे थे, किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा करते हुए नजर आए थे, और यहां तक कि उन्होंने एक खुद को ही मैसेज छोड़ा था कि मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, मैं एक जो है सक्षम कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी से जुड़ा रहूंगा। फिर अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिया था। तो वापस से अगर वो आ जाएंगे कि ये जो आज परिवर्तन हुआ है, क्योंकि एक सार्थक परिवर्तन है बीजेपी के लिहाज से, तो इसकी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है और अब वो स्थिति में बीजेपी आ गई है कि 132 अगर एक नाथ शिंदे जो है किनारा कर ले जाते हैं, अजीत पवार जो मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अगर अजीत पवार भी बेरुखी करते हैं तो फिर निर्दलीयों पर निर्भर हो जाएगा। फिर किंग मेकर की भूमिका जो है निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं, और बीजेपी महकमा जो वर्तमान स्थिति है, जो आज की राजनीति है और जिस तरीके से पोस्टरबाजी और विज्ञापन देखने को मिल रहा है, उसमें एक धड़ा ये भी हो सकता है कि अमित शाह जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को भी साधते हुए नजर आए। अच्छा, एकनाथ शिंदे को जो 55 सीटें मिली हैं, ये बड़ा आंकड़ा वहां के लिए है। जिस तरीके से बगावत किया उसके बाद 55 सीटों पर जीत दर्ज की, क्या आपको लगता है कि इस जीत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? चुनाव चिन्ह, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को दिया, देखिए उस चुनाव चिन्ह को लेकर जो है वो दशकों से वो चला आ रहा था शिवसेना के साथ में, जब एकनाथ शिंदे ठाकरे के साथ थे। तो क्या आपको लगता है इसका भी बड़ा फायदा मिला है एकनाथ शिंदे को? देखिए, इस पर हम तो बात कर सकते हैं क्योंकि हमारा नजरिया अलग है, लेकिन अगर विपक्ष के नजरियों को देखें तो कल से चल रहा है कि धांधली हुई है, धांधली की तो बात हो रही है, बगावत कर रहे हैं और खुलकर दिखा रहे हैं। चुनाव चिन्ह का भी बड़ा रोल होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। वो विपक्ष आरोप लगा सकता है, उस बात को हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है, मैं इस वजह से इसको शामिल कर रहा हूं कि विपक्ष के नजरिए से देखते हैं, एमवीए के नजरिए से देखते हैं, महाविकास आघाड़ी के नजरिए से देखते हैं, तो विपक्ष संजय राउत से लेकर रागिनी नायक है, तमाम ऐसे कद्दावर नेता हैं जो लगातार प्रमाण भी दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं कि ये जो नतीजे आए हैं वो जनता के नतीजे नहीं है, ये किसी और के नतीजे हैं। वापस से सिंबल पर आ जाते हैं, जैसा कि आप बातचीत कर रहे हैं, सिंबल का भी इंपैक्ट होता है क्योंकि देखिए कुछ ऐसे ग्रामीण तबके हैं जहां पर जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिस पार्टी या जो दल जब से उसकी स्थापना होती है, जब से वो लोगों के बीच में जाता है, तो उसका एक सिंबल अलॉट हो जाता है और मोटा मोटा लोगों की नजर में आता है कि ठीक है, धनुष तीर है, तो इस पे ही हम अभी तक देते आए हैं। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ में, कौन असली है कौन नकली है, वो हमेशा जाएंगे और अपना ईवीएम में बटन जहां पर वो धनुष तीर होगा वही बटन दबा के चले आएंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर फायदा मिलता है और इसी वजह से सिंबल की लड़ाई देखने को मिलती है। जैसे अजीत पवार गुट जो है वो घड़ी के चिन्ह पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है, शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, घड़ी सिंबल तो हमारा है। ऐसे ही शिवसेना में जो है एक दो गुट निकल कर आ गए, एक उद्धव ठाकरे गुट हो गया यानी कि यूबीटी हो गया, और एक गुट जो हो गया वो एकनाथ शिंदे का गुट हो गया, लेकिन सिंबल जो है उसके पीछे लड़ाई होती हुई नजर आई। फिर कोर्ट ने जो है धनुष बाण का जो उनका निशान है वो शिंदे गुट को दे दिया। तो जरूर महत्वपूर्ण भूमिका है इन सिंबलों की, और जनता का झुकाव या जनता जब जाते हैं तो उनका एक माइंडसेट है, वो उसी पर जाकर वो करते हैं, वोट की चोट करते हैं। अच्छा, और भी कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि जो है विनोद तावड़े का भी नाम चल रहा है और सुधीर मुनगंटीवार का भी नाम चल रहा है, कई नाम चल रहे हैं, पंकजा मुंडे का नाम भी चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। क्या आपको लगता है कि बीजेपी बिल्कुल इन नामों में से कुछ तय कर सकती है? नहीं, अगर नाम कोई नया आएगा तो फिर ये नाम नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि विनोद तावड़े जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ठीक है, वो सफाई देते घूम रहे हैं। पंकजा मुंडे की अगर बात करते हैं तो उनका एक कद है, लेकिन बीजेपी इतनी जल्दी जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है पंकजा मुंडे के हाथ में नहीं सौंपेगी। और जो एक नाम आप कह रहे हैं उस पर ही भरोसा जता सकते हैं, लेकिन ये नहीं, हमेशा आप देखिए जहां पे स्ट्रेटजी मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी है और मध्य प्रदेश में जो है बिल्कुल मोहन यादव को बना दिया, बिल्कुल उसी बात पर आ रहे हैं, राजस्थान में बना दिया, लेकिन मोहन भागवत का नाम चलन में नहीं था। मोहन यादव का माफ कीजिएगा, मोहन यादव का नाम जो है वो चलन में नहीं था, वो अचानक से जो है आए और मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। नाम अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में तो नाम दूसरे चल रहे थे, शिवराज सिंह का नाम तो चल ही रहा था, उनके साथ में जो उस कद के नेता है उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन अंत में मोहन यादव पर बीजेपी ने भरोसा जताया। राजस्थान में भी यही हुआ, नाम कुछ और चल रहे थे, बीजेपी ने अचानक से जो है वो दूसरा चेहरा निकाल कर
हरियाणा की बात कर लेते हैं, मनोहर लाल खट्टर को जब साइडलाइन किया तो अनिल विज ने बगावत की। अनिल विज जो है अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे थे। फिर वहां नतीजा देखिए, वहां पर मुख्यमंत्री कौन बना, अचानक से बड़ा सा फेरबदल। तो हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि अगर वो जाएंगे तो या तो वो जिस नाम का समर्थन कर रहे हैं या सहमति बन रही है उस नाम पर फाइनल करेंगे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को फाइनल करेंगे। नहीं अगर करेंगे तो ना ये पंकजा मुंडे होंगी ना विनोद तावड़े होंगे, क्योंकि फिर एक नया चेहरा होगा जिसमें लगभग सभी दल जो है उस चेहरे पर सहमति जताते हुए नजर आएंगे। और फिर बीजेपी ये कहेगी ना आपकी ना हमारी किसी की नहीं, फिर आप सर्वसम्मत से इन 3 चेहरों को साइडलाइन करके एक नए चेहरे पर विश्वास जताइए, फिर वो चेहरा नया नाम होगा। तो फिलहाल ये कहना जो है बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन वर्तमान की अगर राजनीति को देखते हैं तो पेच फंस गया है महाराष्ट्र में। और अब बगावत, क्योंकि अब ये विरोध नहीं है, ये अब बगावत है। और बगावत देखने को मिल रही है शिंदे गुट की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से। और बीजेपी के पास में अब 2 विकल्प है, या तो सहमति या फिर निर्दलीयों से समर्थन। तो ये तस्वीर जो है जल्दी साफ हो जाए। अच्छा, एक सीट की हम बात कर लेते हैं, जिशान सिद्दीकी। देखिए, बड़ी चर्चा इनकी हो रही थी जब इनके पिता की हत्या हो गई थी, बाबा सिद्दीकी की। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जिशान सिद्दीकी को सिंपैथी मिल सकती है, वो सीट वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो चुनाव वहां पर हार गए। बिल्कुल, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? बड़े अंतर से हारे, बड़े अंतर से हारे जिशान सिद्दीकी। देखिए, ये भी सिंपैथी होती है, लेकिन वो तब कह सकते हैं वो तब एक्टिव होती है जब आपका कद, आपका रसूख जनता के प्रति जो है थोड़ा सा नर्म रहा हो, या जनता के बीच में, या पिताजी के साथ वो जनता के साथ में बहुत ज्यादा। दल बदलने का फर्क पड़ा है क्या? क्योंकि देखिए पहले कांग्रेस से थे, उसके बाद वो एनसीपी के साथ में आ गए, अजित पवार के साथ। बिल्कुल, दल बदलने का तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन जनता के प्रति आप कितने जवाबदेही है ये भी जनता आपसे पूछती है। ठीक है, पिता की विरासत को जरूरी नहीं कि हर बच्चा संभाल पाए। कई ऐसे उदाहरण है राजनीति में जहां पर पिता ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अंत में आते आते वो सत्ता कह सकते हैं उस बच्चे के हाथ से भी निकल गई, या उसके बेटे बेटी के भी हाथ से निकल गई। बाबा सिद्दीकी का कद अलग था, जो उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई, मतलब वो निश्चित ही तौर पर उसे वो कह सकते हैं कि वो उस जिशान सिद्दीकी के लिए एक फैक्टर साबित हो सकती थी, लेकिन जनता ने कतई भरोसा नहीं दिखाया और उम्मीदवार जो है यूबीटी का यानी कि उद्धव गुट का जीत गया। तो सिंपैथी मिलनी चाहिए थी, यही उम्मीद जिशान सिद्दीकी भी रख रहे थे, लेकिन जनता ने नकार दिया, क्योंकि जनता के बीच में शायद वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए जितने कि उनके पिताजी रहे। ये वजह हो सकती है। अच्छा, यूपी की अभी हम बात कर लेते हैं। अभी एक अखिलेश यादव ने सुबह सुबह उस पर हमने खबर भी किया है कि जो कुंदरकी में जिस तरीके से हार मिली समाजवादी पार्टी को, वहां पर 1993 के बाद वहां पर बीजेपी आई, तो वहां पर जिस दिन वोटिंग के दिन जो पुलिस का रवैया रहा, कई मुस्लिम इलाकों में और सपा बहुल क्षेत्रों में बैरिकेड लगाए गए, सपा का आरोप था कि मतदाता उनके बाहर निकल नहीं पाए, वोट नहीं कर पाए, बुरी हार वहां पर समाजवादी पार्टी को मिली। उसके बाद अखिलेश ने यह आरोप लगाया कि जिनको वहां वोट नहीं डालने दिया गया, उनके वोट किसी और ने डाल दिए। उसके बाद वो लोग शिकायत करने लखनऊ आ रहे थे, क्योंकि वहां पर उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही थी। कुंदरकी में, सीतापुर में उनको रोक दिया गया, पुलिस ने उसको रोक दिया। बिल्कुल। तो देखिए, इसको लेकर जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि, शेयर किया, कि जो लोग हमसे अपनी व्यथा बताने आ रहे थे, उनको रोका गया, पुलिस ने उनको रोक दिया, हम तक नहीं पहुंचने दिया। ये कहाँ की इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ है, ये तो नाइंसाफी है। तो अखिलेश यादव भी इस बात पर चुनाव आयोग पर कई सवाल या खड़े कर चुके हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो उपचुनाव थे, उपचुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे, और ये कयास जो है विपक्षी खेमा ही लगा रहा था, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा था। कांग्रेस के नेता भी लगा रहे थे, कांग्रेस का बहुत कुछ तो नहीं था उपचुनाव में दांव पर, लेकिन लगाते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर भी खेल होगा। और ये जब वोटिंग होती है तो ये आरोप आपने देखे होंगे, राम गोपाल यादव ने भी लगाए कि लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान किसी और ने किया, और ये जो नतीजे आए इससे हम सहमत नहीं है। और अब तो ये हो रहा है कि कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि दोबारा से मतदान कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही जा रही है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि मतदान, जैसा कि कुंदरकी है, बहुत हॉट सीट है कुंदरकी, और लगातार पिछले 31 सालों से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर ये सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाके से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता है उनकी तादाद अलग है। और यहाँ पर जिस तरीके से बड़ा फेरबदल हुआ, समाजवादी पार्टी को भारी अंतरों से जो है 25,000 वोट मिले, वही 25,000 वोट मात्र मिलते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि गढ़ में सेंधमारी और सेंधमारी का नतीजा इतना बड़ा अंतर, ये कैसे पॉसिबल है? ये आरोप लग रहा है, और आरोप कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहा है कि अगर सेंधमारी हुई है, अगर देखिए आप किसी गढ़ में जब सेंधमारी करते हैं, समाजवादी पार्टी का एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, सीसामऊ गढ़ कहा जाता है। आप वोटों का अंतर देख लीजिए, नसीम सोलंकी को कितने वोट मिले, सुरेश अवस्थी कहां पाए जाते हैं।
तो जब आप किसी गढ़ में, जब पार्टी के दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो वहां पर अगर जीत हार भी होगी तो मार्जिन वोटों से होती है, मतलब उसमें नतीजे बदलते हैं। लेकिन एक भारी अंतर से आपके किले को ध्वस्त करना, और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, बटेंगे तो कटेगा, विरोध का हो रहा था, खुलकर हो रहा था, और ऐसे में बड़ा परिवर्तन होना निश्चित ही तौर पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसकी बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर। ठीक है शुभ जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए साथ। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में ये तय हो जाएगा कल तक, लेकिन अभी जो घमासान है वो लगातार देखने को वहां मिल रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं और सभी चाह रहे हैं कि वो उनके दल का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। अजित पवार की पत्नी ने कह दिया है कि जो है, जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है वही मैं चाहती हूँ कि अजित पवार मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और बीजेपी तो इस वक्त वो इतना दम रख रही है कि वो अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री वहां पर बना सकती है। तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री को लेकर है वो कब फाइनल होता है इसका इंतजार करना होगा, और कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये कल तक वहां पर हो जाएगा फाइनल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM।